नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है और एक बार और बता दूं कि मैं ये इस घटना के बारे में जब ये इनिशियल स्टेज में थी तो मैं इस घटना के बारे में आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन अब डिटेल इसकी आई है इसलिए मैं एक बार फिर आपको ये घटना बता रहा हूँ। राज्य है मध्य प्रदेश और ज़िला है सागर। हुआ कुछ यूँ कि 28 अगस्त 2022 को कल्याण सिंह लोधी नाम के एक चौकीदार भैंसा थाने के एक कारखाने में चौकीदारी का काम कर रहे थे। रात में 1 से 2 बजे के बीच उनकी आंख लग गई। कुर्सी पर बैठे हुए थे और जैसे चौकीदारों का सब जगह हाल है, तो दिन भर काम करते हैं और 4 पैसे की मजबूरी में बेचारे रात में भी काम करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, इनको 10,000 12,000 रुपये ही मिलते होंगे, जैसा सब जगह दिया जाता है। हो सकता 7 ही 8,000 रुपये मिलते हों। वो कुर्सी पर बैठे थे और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उनको नींद आ गई या झपकी लग गई। इसी बीच में कोई शख्स आया और कल्याण सिंह लोधी के सिर पर उसने भारी हथौड़े से प्रहार किया। कल्याण सिंह मौके पर ही गिर गए और दम तोड़ दिया। अगले दिन सवेरे यानी 29 अगस्त को उनका खून से सना हुआ निर्जीव शरीर फर्श पर देखकर स्टाफ में हड़कंप मच गया। निर्माणाधीन वो जगह थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो कैमरे में सिर्फ एक धुंधला साया नजर आया। एक शख्स जो अंधेरे में अंदर जाता हुआ फिर तेजी से बाहर निकला। ये कौन था, इसको पता करने की स्थानीय पुलिस ने, भैंसा थाने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। हत्या का केस दर्ज कर लिया गया और शुरुआती जांच में इसे सामान्य हत्या माना गया कि हो सकता है किसी आपसी रंजिश के कारण ये हत्या हुई हो। लेकिन ये हत्या भी सामान्य हत्या की तरह ली जा रही थी। अखबारों में छोटा मोटा जो आर्टिकल है वो छपा था कि इस तरह से व्यक्ति की, चौकीदार की सोते समय हत्या हुई। ठीक अगले ही दिन यानी 29 अगस्त की रात एक बार फिर सागर के प्रतिष्ठित आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में 60 वर्षीय चौकीदार शंभू दयाल दुबे अपनी सेवाएं दे रहे थे। वही उनका भी रात का पहरा था। रात करीब 1 से 3 बजे के बीच का समय होगा। शंभू दयाल भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे नींद के आगोश में चले गए। कातिल ने फिर वही पुराना तरीका अपनाया। उसने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सोते हुए शंभू दयाल के सिर पर दे मारा। उनकी भी मौके पर मौत हो गई। सुबह जब कॉलेज का स्टाफ पहुंचा तो वो मंजर देखकर वो सन्नाटे में आ गया। पुलिस को बुलाया गया। घटनास्थल पर जांच के दौरान पुलिस को मृतक का मोबाइल पड़ा हुआ मिला, जिसे कातिल ने छुआ भी नहीं था। अब पुलिस थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगी कि 2 दिन में 2 हत्याएं, दोनों का तरीका एक जैसा, दोनों पीड़ित चौकीदार, दोनों की सोते समय हत्या और दोनों के मारने का समय वही 1 से 2 या 1 से 3 के बीच में। पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि ये महज एक इत्तेफाक था या दोनों हत्याओं के पीछे एक ही शख्स का हाथ था। अब थोड़ा थोड़ा पुलिस अधिकारियों ने अपने स्तर से मेहनत करनी शुरू की। अभी पहली और दूसरी हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं थी कि अगली ही रात यानी 30 अगस्त 2022 को इस सीरियल किलर ने तीसरी वारदात को अंजाम देकर पूरे शहर को हिला दिया, दहशत का माहौल कायम कर दिया। इस बार एक निर्माणाधीन मकान में 40 वर्षीय मंगल अहिरवार चौकीदारी कर रहे थे और समय फिर वही रात का 1 से 3 के बीच में। मंगल अहिरवार भी अपनी ड्यूटी के दौरान सो गए। मौत इस बार दबे पांव आई। कातिल ने मौके पर पड़ा हुआ एक फावड़ा उठाया और सोते हुए मंगल के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। कहानी वही एक बार फिर दोहराई गई। सवेरे लोगों ने देखा, शव देखकर सिहर उठे।
घटनास्थल पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके से ही खून से सना हुआ फावड़ा बरामद कर लिया। लेकिन इस तीसरी सीरियल किलिंग के बाद पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो गई। ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थी। सागर एक सीरियल किलर के साये में अब जी रहा था। और फिर जब तीसरी हत्या हुई, लगातार 3 दिन हुई, तीनों में चौकीदार, तो बस पूरा मसाला अखबार और चैनल्स के लिए मिल गया कि सिर्फ चौकीदारों की ही हत्या क्यों। सिर्फ चौकीदारों की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और उसकी अपने अपने तरह से लोगों ने विवेचना की कि किसी व्यक्ति की चौकीदारी के समय, यानी चौकीदार रखे जाने के बाद भी उसके घर में कोई घटना हुई होगी और उसकी नाराज़गी सिर्फ चौकीदारों से है, लिहाजा वो सिर्फ चौकीदारों पर वार करके उनकी हत्या कर रहा था। मकसद साफ नहीं था वो क्यों मार रहा है। इसीलिए सबको अपनी अपनी तरह से इन घटनाओं की विवेचना करने की आज़ादी थी, और लोगों ने किया भी। चाव से लोग पढ़ते भी रहे, क्योंकि निशाना सिर्फ चौकीदार थे जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच थी। देर रात 12 बजे या 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच, जब पीड़ित गहरी नींद में सो रहा हो। और तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी भी एक ही, कि वो अपने साथ कोई हथियार नहीं लाता। पास में जो कुछ भी उसे भारी वस्तु मिल जाती थी, उसी से वो उस पर वार करता था। चौकीदारों के जेब में पैसा, किसी किसी के हाथ में अंगूठी, जूते, चप्पल या किसी अन्य चीज़ को हत्यारे ने हाथ नहीं लगाया। बस एक घटना को छोड़ के दोनों घटनाओं में वो उनके मोबाइल अपने साथ ले गया। ये पैटर्न देख के शहर में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे कि सागर में सीरियल किलर घूम रहा है। शाम ढलते ही लोग दुबक जाते थे, खासकर वो जो रात की ड्यूटी करते थे। उनके परिवारों में भी खौफ का माहौल था। पुलिस अफसरों के माथे पर पसीना था। सरकार को चिंता हो गई। फिर पुलिस एक्शन में आई। मामले की गंभीरता भोपाल तक पहुंची और उस समय के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने तत्कालीन एसपी जो सागर के थे, तरुण नायक, उनसे उन्होंने सीधी बात की। जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए। पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया और लगभग 250 पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाकर पूरी रात शहर की सड़कों पर गश्त होने लगी। शहर का माहौल तनावपूर्ण था, जैसे हर कोई अगली सुबह एक बुरी खबर सुनने का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 15 स्पेशल टीमें गठित की। हर टीम को अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क का मतलब इस तरह की पुरानी सीरियल हत्याओं की जो हिस्ट्री है वो निकाली जाए। अगल बगल के प्रदेशों में अगर इस तरह की सीरियल हत्याओं की कोई हिस्ट्री है वो निकाली जाए। इस तरह से पत्थर या किसी दूसरी भारी वस्तु जो पास में रखी हो, उससे अगर सीरियल हत्या भी नहीं हुई है, सिर्फ हत्या हुई है, ऐसे केसेस को निकाला जाए। दूसरी टीम को केवल इन 3 हत्याओं में सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई। पहली घटना में मैंने आपको बताया कि बहुत धुंधली सी एक तस्वीर एक व्यक्ति के जाते हुए, तेज़ी से आते हुए और फिर भागते हुए जो मिली थी। इसके अलावा कोई सीसीटीवी फुटेज मिल नहीं पाई थी। लिहाजा एक पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी के लिए एकत्रित कर गई। तीसरी टीम इलाके के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, इलाके के पुराने पहचानशुदा बदमाश हैं, इलाके के पुराने ठेके के हत्यारे हैं, या इलाके के पुराने कुछ, ये भी कहा गया कि ये किसी अर्धविक्षिप्त का भी हाथ हो सकता है, तो ऐसे लोगों की पता करने की जानकारी तीसरी टीम को दी गई। हत्याओं के पीछे दुश्मनी थी या मनोरोग था, ये भी पुलिस के सामने इसकी विवेचना करना भी बहुत कठिन हो गया था। क्या आरोपी की चौकीदारों से कोई पुरानी दुश्मनी थी, या फिर जैसा पुलिस ने पहली बार में 3 हत्याओं के बाद ये माना कि लगता है वो मानसिक रोगी था। तत्कालीन एसपी तरुण नायक ने मीडिया को बताया कि अभी हत्याओं की वजह पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम हर एंगल पर जांच कर रहे हैं।
चूंकि आरोपी लूटपाट नहीं करता था, उससे साफ हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ हत्या करना ही उसका मकसद था। एक बात और ये बात कि सिर्फ हत्या करने के लिए वो घूम रहा है, ये और इस पूरे घटनाक्रम को खौफनाक बना रही थी। जैसा मैंने बताया कि एक बहुत धुंधली सी, जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत अनक्लियर एक तस्वीर से उस आदमी को ढूंढना, ये भूसे के ढेर में सुई तलाशने के बराबर था। और वो सीसीटीवी फुटेज बहुत बार देखा गया, तमाम एक्सपर्ट से उस धुंधली तस्वीर को साफ कराने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। और इसी आधार पर, इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध का एक स्केच भी जारी किया और लोगों से अपील की कि इस तरह का शख्स अगर किसी को कहीं दिखाई पड़े तो पुलिस कंट्रोल रूम को या पुलिस अधिकारियों को सूचना दें। स्केच जारी होने के बाद चूंकि बहुत धुंधला था, बहुत उसका बहुत फेस से, मतलब फेस के फीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे कि उसी आधार पे ये स्केच जारी, तो बड़ा वेग सा एक स्केच जारी हुआ। और स्केच जारी होते ही हजारों की संख्या में टेलीफोन कॉल्स आने लगे। कोई किसी को जरा सा भी डेविएशन में देखता था, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता था कि साहब ये पुलिस के लिए ये काम बढ़ गया। जिसकी सूचना मिलती थी वो ला के थाने में जमा किया जाने लगा, पूछताछ होने लगी। अगर मोबाइल है तो उससे उसको ट्रैक किया जाने लगा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब पुलिस के लिए ये दिक्कत थी कि शहरों में ये हत्याएं हुई हैं, अगर ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये हत्याएं ऐसी होंगी तो चिंता और बढ़ जाएगी। इनाम की घोषणा की गई। पुलिस ने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की और जिस एडवाइजरी में कहा कि रात में ड्यूटी करने वाले चौकीदारों और गार्ड्स को सचेत रहने के लिए पुलिस ने कहा। उन्हें सलाह दी गई कि वो ड्यूटी के दौरान सोएं नहीं, सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के आसपास दिखने पर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें। ये एडवाइजरी सागर पुलिस ने जारी की। इसके साथ ही पुलिस ने उस पर 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की और ये आश्वासन जो सामान्य रूप से ऐसे बदमाशों के खिलाफ जो इनाम की राशि घोषित की जाती है, तो ये कहा जाता है कि नाम पता उस व्यक्ति का गुप्त रखा जाएगा जो ऐसे संदिग्ध के बारे में सूचना देगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कातिल कौन है इसका पता नहीं लग रहा है और आशंकाएं ये कि अब इसका अगला शिकार कौन होगा और कहाँ होगा। पुलिस इस चिंता में और सागर के रहने वाले लोग भी इस चिंता में परेशान हो रहे थे। लोग दहशत में आ गए और ये कहने लगे कि शहर में कोई सीरियल किलर है। पुलिस नाकाबंदी कर चुकी थी, रात रात भर सर्चिंग चल रही थी, स्केच जारी किया गया था, लेकिन कातिल तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। इसी बीच एक दिन एक सुराग मिल गया जिसने पुलिस की वो गुत्थी सुलझा दी। कातिल ने अपना मोबाइल कहीं पर ओपन किया जो वो ले गया था बाद के दोनों हत्याओं में। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज परिसर में मारे गए चौकीदार शंभू दयाल दुबे का जो मोबाइल गया था वो कुछ सेकंड के लिए चालू हुआ। जैसे ही वो चालू हुआ, सिग्नल्स कंट्रोल रूम में आ गए कि ये चालू हो गया। मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क किया गया, उसने उस मोबाइल की लोकेशन भोपाल बताई। अब दिक्कत ये थी कि सागर से भोपाल ये मोबाइल पहुंचा कैसे, किसी सही आदमी के हाथ में है या फिर किसी ने बेचा हो और जिस आदमी के पास गया हो उसका इस हत्या से कोई संबंध न हो। अब उसकी तलाश में पूरा विभाग ही लग गया। स्पेशल टीम बनाई गई और 10 सदस्यीय इस टीम को भोपाल की उस लोकेशन पर, जहाँ की लोकेशन आई थी, वहाँ के लिए रवाना कर दिया गया। भोपाल पहुँचने पर चुनौती फिर बढ़ गई पुलिस की, क्योंकि मोबाइल फिर से बंद हो चुका था। साइबर सेल की मदद से आखिरी लोकेशन खजूरी थाना क्षेत्र की थी। पुलिस खजूरी थाना क्षेत्र में आसपास तलाश करने लगी और घंटों इलाके की खाक छानी, लेकिन कोई पता नहीं लगा। इसी बीच रात के लगभग 3:27 पर उस मोबाइल ने एक बार फिर सिग्नल दिया।
यानी वो एक बार फिर से खोला गया, ओपन किया गया। इस बार की लोकेशन लाल घाटी थी। लाल घाटी के एक किस्सा मैंने भी हाल में आपको सुनाया है, जहाँ पर बहुत ढेर सारे बारात घर और मैरिज लॉन्स हैं, और हमेशा वो शादी के समय में पूरा आबाद रहता है लाल घाटी का क्षेत्र। वो उसी क्षेत्र में उसकी लोकेशन आई थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए हुए वो पहुंच गई लाल घाटी के इलाके में, और उसे चारों तरफ से आने जाने के रास्तों को घेर लिया। सुबह 5 बजे जब शहर नींद से जाग रहा था, उन्होंने एक युवक को दबोच लिया। वो बहुत दुबला पतला 19 साल का एक लड़का था, और उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम शिव प्रसाद है। गिरफ्तारी के बाद सागर पुलिस की टीम युवक को लेकर लौट रही थी भोपाल से। भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने शांत भाव से, निर्विकार भाव से ये बताया कि कुछ घंटे पहले ही उसने भोपाल में भी एक मार्बल की दुकान पर बाहर चौकीदारी करने वाले एक चौकीदार की मार्बल के एक बड़े टुकड़े को सिर में मारकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने, सागर पुलिस जो उसको लेके सागर की तरफ जा रही थी, उसने फौरन भोपाल पुलिस को सूचना दी, और उसने सबूत के तौर पर उस चौकीदार का मोबाइल भी अपनी जेब से निकाल के सागर पुलिस को दिया कि अभी अभी मैंने उसको मारा है, ये रहा उसका मोबाइल। खैर, भोपाल पुलिस को सूचित किया गया। उस समय तक भोपाल में इसकी कोई सूचना नहीं थी। खजूरी रोड पुलिस, खजूरी रोड वहाँ एक थाना है, वहाँ की पुलिस जब उसके बताए हुए स्थान पर यानी घटना स्थल पर पहुँची तो वहाँ भी वो मंजर देखकर पुलिस हिल गई। 27 वर्षीय गार्ड सोनू वर्मा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। 1 सितंबर की उस रात लगभग 1:30 बजे इसी आरोपी ने सोनू को ड्यूटी पर सोते हुए देखा और मार्बल के एक भारी टुकड़े से सिर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। गांव का ये लड़का था। उसने डिटेल में बताया कि उसका पूरा नाम शिव प्रसाद उर्फ हल्कू है। सागर जिले के केसली ब्लॉक के एक छोटे से गांव केकरा का रहने वाला है। 19 साल का ये युवक 8वीं तक पढ़ा है, लेकिन उसका स्वभाव बचपन से ही आक्रामक और लड़ाकू है। स्कूल में छोटी छोटी बातों पर सहपाठियों को पीट देना उसकी आदत थी। गांव में उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वो सबसे झगड़ता रहता था। महज 13 साल की उम्र में 6 साल पहले, यानी जब वो पकड़ा गया, जब वो 19 साल का था, तो उससे 6 साल पहले वो घर से भागकर सागर आ गया। वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ कर पुणे पहुँच गया। पुणे में उसने एक होटल में काम करना शुरू किया। वो कभी कभार गांव आता था, तो किसी से मिलता जुलता नहीं था। एक दिन होटल मालिक से किसी बात पर उसका विवाद हो गया, और उसने होटल मालिक को इतना मारा कि होटल मालिक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिर बाल सुधार गृह में वो पकड़ा गया। वहाँ से आने के बाद वो गोवा चला गया, जहाँ उसने काम करते करते अंग्रेजी बोलना और समझना भी सीख लिया। कुछ समय बाद वो वापस अपने गांव लौटा, और वहीं से उसने इस खूनी खेल की पटकथा लिखनी शुरू की। 25 अगस्त 22 को शिव अपनी साइकिल से गांव से 65 किलोमीटर का सफ़र तय करके सागर पहुंच गया। उसने कोतवाली क्षेत्र की धर्मशाला में कमरा लिया और अपने पहले शिकार की तलाश शुरू की। सागर में एक के बाद एक 3 हत्याएं करके उसने सनसनी फैला दी। इसके बाद 30 अगस्त को ही वो ट्रेन से भोपाल वापस चला गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि सागर पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी है। भोपाल में वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास भटकता रहा और मौके की तलाश में था, और तब उसे सोनू वर्मा रात में दिख गया, जो मार्बल की उस दुकान पर गार्ड का काम कर रहा था। पुलिस ने पूछा, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? क्या कारण है कि तुम इस तरह से एक के बाद एक सिर्फ गार्ड्स की, सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्याएं कर रहे हो? तो उसने जो बताया वो मनोवैज्ञानिक लोगों से भी उसकी बात कराई गई,
जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट थे। लेकिन उसने कहा कि हत्याओं के पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फेमस होना था, ख्याति प्राप्त करना था। वो एक गैंगस्टर बनना चाहता था और उसके लिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना। सुनसान इलाकों में रात में सो रहे चौकीदार उसके सॉफ्ट टारगेट थे और एक एक करके वो उनको मारता रहा। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि उसको अपने इस काम पर कोई पछतावा है, तो उसने कहा हाँ, गलत तो किया है। अब मुझे लगता है कि गरीबों को नहीं मारना था, बुरे लोगों को टारगेट करना था। मुझे तो पुलिस को निशाना बनाना था, क्योंकि पुलिस से बुरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा उसने पुलिस के सामने बताया। बस एक हथियार अगर मेरे हाथ में आ जाता तो मैं सिर्फ पुलिस वालों को ही टारगेट करता। उसने कहा कि सपना तो मैंने बड़ा देखा था गैंगस्टर बनने का, मगर अफसोस कि वो अधूरा रह गया। मैंने समय और जगह गलत चुन ली, इसलिए पकड़ा गया। उसने कहा कि फिर पूछा गया कि आखिर ये सब तुम्हारे दिमाग में फेमस होने की बात, ख्याति प्राप्त करने की बात, ये आई कहाँ से? उसने कहा मैंने 3 फिल्में लगातार 10-10 बार देखी होंगी। एक KGF 2, पुष्पा और तीसरी हैकर। ये 3 फिल्में जो मार धाड़ और इन सब में से भरी हुई थी, इसको 10-10 बार उसने देखी और वो पूरी तरह से इन्हीं तीनों फिल्मों से प्रेरित हुआ था। प्रेरणा उसको वहीं से मिली थी। उसने 3 फिल्मों में KGF 2, पुष्पा और हैकर देखकर अपने गैंगस्टर होने की पूरी स्क्रिप्ट खुद ही लिख दी थी। उसका एक और आइडल था उज्जैन का गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। वो उसको अपना रोल मॉडल मानता था और उसी की तरह बनना भी चाहता था। KGF 2 के किरदार रॉकी भाई की तरह वो एक आम इंसान से डॉन बनने का सपना देखने लगा था। फिल्म में एक्शन और मर्डर सीन ने उसे बहुत प्रभावित किया था। पुष्पा के नायक की तरह वो भी साइकिल का इस्तेमाल करता था। अलग अलग फिल्मों से अलग अलग उसने अपने नायक तय कर लिए थे। कैसली से सागर तक 65 किलोमीटर का रास्ता उसने साइकिल से ही तय किया था, वो भी पुष्पा फिल्म के नायक से प्रेरणा लेकर। इतना ही नहीं, पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस के सामने झुकने के बजाय पुष्पा की तरह ही विक्ट्री साइन दिखाया था और उसे अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं था। हैकर फिल्म से प्रेरणा लेकर उसने साइबर तकनीक सीखने की कोशिश की थी और यही वजह है कि जब शंभू दयाल दुबे का मोबाइल चुराने के बाद उसका पैटर्न लॉक उसने खुद ही खोला था। वो किसी के पास वो लॉक खुलवाने के लिए नहीं गया था। गिरफ्तारी के बाद जब शिव के माता पिता उससे मिलने सागर पहुंचे तो माहौल गमगीन होना था। माँ को देखकर शिव ने बस इतना कहा, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर उसकी माँ सीताबाई रो पड़ी। उन्होंने पुलिस को बताया कि रक्षाबंधन पर जब शिव घर आया था उसके स्वभाव से ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे हमें ये शक हो कि ये कोई बड़ा कांड करने जा रहा है। माँ ने बताया कि उसने एक बात जरूर कही थी कि जल्द ही लोग मुझे पहचानने लगेंगे। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा पहचानने के लिए ये खूनी रास्ता चुनेगा। फिर ट्रायल हुआ और अभी हाल में उसको अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सागर पुलिस ने तेजी से जांच पूरी की। शिव प्रसाद के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद उसे बेगुनाह चौकीदारों की हत्या का दोषी पाया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। एक फिल्मी गैंगस्टर बनने का सपना देखने वाला युवक अब पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बिताएगा। आज की घटना। अच्छा, आज की घटना शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं से अपील करूंगा कि किस्सा गोई परिवार की मदद के लिए आपकी स्क्रीन पर QR कोड, हर तरह के QR कोड भेजे गए हैं। आप स्क्रीन पर जब ये एपिसोड भी देख रहे होंगे तो स्क्रीन पर QR कोड आपको देखने को मिल जाएंगे और उसका प्रयोग करें, किस्सा गोई की मदद करें। और जिन लोगों ने ये मदद की है अब तक, लगभग हर दिन थोड़ी बहुत जो भी मदद कर सकता है वो करता है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आभारी हूँ उनका। पुराने श्रोता हैं ये सब, कोई 4 साल से देख रहा है, कोई 3 साल से देख रहा है। तो मैं सभी श्रोताओं से फिर अपील करता हूँ कि थोड़ी सी मदद
करेंगे तो ये स्ट्रांग होगा किस्सा कोई। मैंने आपको बताया कि एक दूसरा सेटअप और एक दूसरा नई तरह से किस्सा गोई को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक बार मैं आपको फिर बता दूं आज की घटना में कि दरअसल ये घटना मैंने आपको पहले भी सुनाई है, मध्य प्रदेश सीरियल किलर के नाम से। लेकिन उस समय जब ये डर और भय का माहौल बना हुआ था और तमाम सुधी श्रोता हमें इस सीरियल किलर के बारे में बताने के लिए कह रहे थे, उस समय इन 3-4 घटनाओं के बारे में जो छोटी मोटी जानकारियाँ थीं उससे मैंने इस घटना को आप तक पहुँचाया था। और शायद जिस दिन मैंने ये घटना पहुँचाई थी हत्यारा उसी दिन पकड़ा भी गया था। तो न तो पूरी डिटेल थी, न इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ इसका पता था। तो अब इस घटना में न्यायालय का फैसला भी आ चुका है, इसलिए सिलसिलेवार पूरी तफसील से तफ्तीश कैसे की गई और अदालत ने कैसे इसको सज़ा सुनाई, ये मैंने आपको इस बार बताया है। एक सनकी और पथ विचलित नौजवान ने गरीब और निरीह चौकीदारों को निशाना बनाया, उनकी हत्याएं की क्योंकि वो कुछ फिल्म के किरदारों से प्रेरित था और उसी तरह ही अपना फेमस या बहुचर्चित होना चाहता था। पर फिल्में फिल्में होती हैं, वास्तविकता अलग होती है, धरातल की स्थिति अलग होती है। चालाकी से उसने हत्याएं की, इसीलिए पकड़े जाने में थोड़ी देर हुई। इसीलिए लोग कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।